हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्स लॉ। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? तो किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो या तो उसे इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो ध्यान रखिएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जनरली 3 मेथड हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड जो है ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए वैलिड होता है। तो देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? दो बॉडी को एक दूसरे पे रब करें, तो रब करते हैं तो क्या होता है, एक बार करके आप लोग देखें। यहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। मेरा हाथ गर्म हो जा रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए एक चीज पहले समझ लेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के ऑर्बिट्स में होते हैं। अगर इसे हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी हीट देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन टूट करके एटम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो समझिएगा। तो यहां पे क्या होता है कि अगर दो हाथ को अगर रब किए तो यहां हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस हुआ तो उस दोनों में से जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा उसका इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन टूटा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या बोले कि दो बॉडी को एक दूसरे पे रब करते हैं, रब करने पे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट की वजह से जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसे फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चार्ज होता है। तो अगर इसका कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, ग्लास रड एंड सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को रब करें तो ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से फर को इबोनाइट रड से रब करें तो फर पॉजिटिव चार्ज, इबोनाइट रड निगेटिव चार्ज। आप लोग स्कूल्स में करके देखे होंगे कि स्केल को लेकर के हेयर पे रब किए और उसके बाद पेपर के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो होते हैं ना उसके ऊपर लाए, तो ये स्केल जो होता है उसको अट्रैक्ट करता है, बशर्ते हेयर ड्राई होना चाहिए। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि चार्ज हो जाता है। तो अगर देखें ड्राई हेयर और कॉम्ब, ड्राई हेयर को कॉम्ब, अगर कॉम्ब लेकर के ना हेयर में ऐसे ऐसे बार बार करें फ्रिक्शन और उसको भी ले जाए तो उसमें भी क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो चलो, तो ड्राई हेयर जो है ना, ये ड्राई हेयर कैसा चार्ज बनता है? पॉजिटिव चार्ज। और कॉम्ब कैसा बनता है? नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग का दूसरा मेथड देखते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो, कंडक्शन के लिए जरूरी क्या है ना कि दो बॉडी कांटेक्ट में आए। याद रखना, कंडक्शन एंड कंटेक्ट।
कांटेक्ट में आना जरूरी है। एक चार्ज्ड बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये बॉडी क्या बोले? न्यूट्रल बॉडी बोले। कंडक्शन में सबसे पहले क्या बोले? ये न्यूट्रल है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस न्यूट्रल बॉडी को एक वायर से कांटेक्ट करा दें। जरूरी नहीं है कि वायर हिले, वायर से भी कांटेक्ट करा सकते हैं या दोनों को ला करके टच करा दें, वैसे भी हो सकता है। तो कांटेक्ट जैसे कराएंगे, यहां पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो यहां पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या है? रिपल्सन है। तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं। जैसे इनके कांटेक्ट में एक ऐसा बॉडी आया जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, इधर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आता है, चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हम क्या करें? इसको कट कर दें। अगर कट कर देते हैं तो क्या ये चार्ज वापस आएगा? तो नहीं, चार्ज वापस कैसे आएगा? चार्ज वापस नहीं आएगा यार, वो थोड़ी ही फिर से पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होकर के आएगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज था और ये बॉडी भी कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। इनिशियली ये बॉडी कैसा था? न्यूट्रल बॉडी था। जब पॉजिटिव के कांटेक्ट में लिए तो कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर इसी में निगेटिव चार्ज बॉडी को लेते और इसे कांटेक्ट न्यूट्रल बॉडी से कराते तो क्या होता? इधर से निगेटिव चार्ज इधर आता, तो निगेटिव, फिर इसको कट कर देते तो ये कैसा चार्ज हो जाता? निगेटिवली चार्ज हो जाता। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज तो इधर से उधर जाता नहीं है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो आप ऐसे सोचो ना कि इधर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इधर क्या है? तो इधर ज़्यादा प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले जाएंगे। इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, ये कैसा बॉडी बन गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, और इसे ये नहीं बोलेंगे कि ये निगेटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन मान के चलो इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या वो निगेटिव हो जाएगा? क्या नहीं, अभी भी तो उसके पास 8 प्रोटॉन्स बचे ना, इसीलिए। तो ये समझ में आई क्या? तो देखिएगा कंडक्शन में क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि जैसा बॉडी रहेगा वैसा ही कंडक्शन के बाद जो बॉडी है वो चार्ज होकर के बनेगा। और ये न्यूट्रल बॉडी था, यहाँ पे चार्ज हो गया, तो यही तो चार्जिंग है। न्यूट्रल बॉडी था शुरू में और जैसे इससे कांटेक्ट कराए निगेटिव चार्ज हो गया। एंड लास्ट मेथड चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन तो देखिएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता है। एक बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी रखा हुआ है, न्यूट्रल बॉडी। अब क्या करें
कि दोनों को पास में लाएं, न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में लाएं, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। क्या ये पास में लाए, इसका मतलब क्या हुआ ये पहले बताओ। न्यूट्रल कहने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो जब हम पास में इसको लाएंगे ना तो इस पॉजिटिव के वजह से इसके निगेटिव चार्जेस इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव जो इसमें होगा वो इसके रिपल्सन से इससे दूर चला जाएगा। आ रही समझ में बात? क्या बोले, इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। इस पॉजिटिव से के वजह से निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होकर के चला आएगा और पॉजिटिव जो इसका है वो रिपल्सन की वजह से इससे दूर चला जाएगा। तो क्या ये बॉडी चार्ज हो गया? कुछ बच्चे बोलते हैं यस सर। नहीं, कहाँ चार्ज हुआ? क्या इसमें कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, कहीं बाहर से या इससे इलेक्ट्रॉन निकला? नहीं ना, तो ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ। क्या हुआ? इसमें तो बस चार्ज अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हुए, बस शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हुआ। नए चार्ज ना आए न इसमें से निकले, तो ये चार्जिंग नहीं हुआ। अब इसे क्या करें कि अर्थिंग कर दें। अर्थिंग क्या है? तो किसी भी बॉडी को एक वायर के हेल्प से अर्थ से कनेक्ट कर दे तो इसे बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका? जीरो हो जाएगा। तो अगर अर्थ के पास जितना भी हम चाहे उतना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अर्थ को, या जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अर्थ से। तो जब इसे कनेक्ट करेंगे तो बताओ क्या इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्या अर्थ में? क्योंकि इस निगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट किए हुए है, तो क्या इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। जैसे अर्थ से इलेक्ट्रॉन आया, ये बॉडी कैसा चार्ज बन जाएगा? बताओ। इलेक्ट्रॉन आना यानी कि कैसा चार्ज बनना? निगेटिव चार्ज बनना। तो ये बॉडी कैसा बन गया? निगेटिव चार्ज बन गया। अगर बोलोगे सर अगर निगेटिव चार्ज बॉडी को लिए होते यहाँ पे और फिर इंडक्शन कराते तो क्या होता? तो देखो इसके पास में लाते न्यूट्रल को, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करते? पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करते और निगेटिव को अपने से दूर भेजते, इसको अर्थिंग करते। ये निगेटिव इस निगेटिव से रिपल्सन हो रहा है, तो क्या अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा। लेकिन इस निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ये बॉडी कैसा चार्ज बन गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो कंडक्शन इंडक्शन में एक बेसिक डिफरेंस जो था वो समझिएगा सबसे पहले, कि वहाँ पे क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेते थे और कांटेक्ट कराते थे तो पॉजिटिव चार्ज बनता था, निगेटिव को लेते थे तो निगेटिव बनता था। लेकिन इंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लिए तो निगेटिव चार्ज बॉडी बना और निगेटिव को लिए तो पॉजिटिव बना। तो ये हमारे 3 टाइप्स के मेथड ऑफ चार्जिंग थे, 3। अब कुछ अभी तक जो भी थ्योरी पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करते हैं। First question, how many electrons are there in 1 कूलम्ब चार्ज? पूछ रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो क्या करें? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE,
क्योंकि चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। अच्छा ऐसे भी कर लो, सबसे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। तो Q के जगह पे कितना रखें, 1 कूलम। अच्छा N को N, E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। क्या किसी बॉडी का चार्ज पे इतना चार्ज हो सकता है? तो चलिए करके देखते हैं। चार्ज दिया हुआ है तो Q इक्वल्स टू N अगर लगाए तो Q के जगह पे 0.8 इंटू 10⁻⁻17 N, और E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से सॉल्व करके अगर N फाइंड करें तो आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कितने बार में, 2 बार में कैंसिल हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 2 यानी 100/2 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या किसी बॉडी पे 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो सर कब नहीं होता, जब ये n का वैल्यू फ्रैक्शन आता ना, तब हम बोलते कि ये पॉसिबल नहीं था होना। लेकिन अभी फ्रैक्शन आया क्या, नहीं आया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर ये n का वैल्यू फ्रैक्शन आता तो हम बोलते कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नहीं आया यानी कि ये पॉसिबल है। देखेंगे ये क्वेश्चन। अ ग्लास रड इज रब विथ अ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब किए, और पहले भी बता चुका हूं कि ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज। तो बोला कि द ग्लास रड एक्वायर अ चार्ज ऑफ, इतना चार्ज एक्वायर किया, पॉजिटिव चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई ग्लास रड। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे एक्वायर करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो चलिए देखेंगे। तो क्या इसमें Q इक्वल्स टू N लगा दे क्या? कैसे पता चला सर, चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो चार्ज कितना है, 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल, n का वैल्यू 192/16 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। अब समझिएगा क्या हुआ, ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब है कि ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में गए। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है क्या, बोलो, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके गए रड से सिल्क में, तो अपना मास छोड़ करके थोड़ी जाएंगे, अपना मास लेकर के भी तो जाएंगे ना। तो पूछा कि क्या मास ट्रांसफर होगा, तो हाँ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर ये पूछता कि कितना मास ट्रांसफर होता, तो कितना, 12 इलेक्ट्रॉन का मास, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए
उन्हीं का तो मास ट्रांसफर होता। तो मास ट्रांसफर इक्वल्स टू 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12 इंटू 9 इंटू 10⁻³ kg, 108 इंटू 10⁻³ kg। देखेंगे इस क्वेश्चन को। बोला कि ए बी सी 3 बॉडी है और इसका चार्ज है इस पे 3 कूलम, बी पे 3 कूलम एंड सी पे -6 कूलम। क्वेश्चन में बोला है फर्स्टली ए एंड सी टच ईच अदर। क्या हुआ? पहले ए और सी एक दूसरे को टच किया, उसके बाद बी एंड सी टच ईच अदर। तो सबसे पहले देखो, ये था ए इस और ये था बी, इस पे 3 कूलम ए एंड सी सॉरी, और इस पे -6 कूलम। जब ये टच हो जाएगा, एक दूसरे को टच करेगा, तो आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद जैसे इसको जैसे कांटेक्ट किए तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इधर -6 है, इधर 3 कूलम है, तो दोनों का शेप अगर सेम है तो दोनों पे इक्वल चार्ज जाएगा। तो पहले ये बताओ, दोनों को ऐड करके नेट चार्ज कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया था कि साइन के साथ चार्ज को ऐड करते हैं। तो -6 + 3 कितना हो जाएगा? -6 + 3 -3, मतलब नेट चार्ज दोनों का मिलाकर के कितना है? -3 कूलम है। अब ये टच करने के बाद इस पे कितना आएगा? 3 का हाफ इस पे आएगा और -3 का हाफ इस पे आएगा, मीन्स -1.5 कूलम ए पे रहेगा और -1.5 कूलम सी पे रहेगा। बी पे कोई चेंज आया क्या? नहीं, बी तो जैसे था वैसे ही है। बात समझे क्या? क्या बोला कि ए और सी को कांटेक्ट में लाएं तो नेट चार्ज ऐड करो और हाफ हाफ दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। -6 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -3। तो उसका आधा ए पे जाएगा और आधा सी पे जाएगा, मीन्स -1.5 -1.5। इसके बाद क्या बोला? बी और सी एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, मतलब इस बार ए ऐसे ही रहा, ए जो है -1.5 कूलम। बी और सी कांटेक्ट में आया, बी और सी, बी पे कितना था? -1.5 कूलम, इस पे था 3 कूलम। जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आए तो अब बताइएगा, कांटेक्ट में आने पे 3 - 1.5 कितना हुआ? 1.5 हुआ। ये +3, ये -1.5, तो 1.5 हटा दो तो 1.5 बचा। तो 1.5 का आधा इस पे आएगा और आधा इस पे आएगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इस पे हो जाएगा +0.75 कूलम और इस पे 0.75 कूलम, और ए पे कितना है? -1.5 कूलम। क्वेश्चन पूछ रहा था, ये भी पूछ सकता था कि इसके बाद किस पे कितना चार्ज होगा, लेकिन ये नहीं पूछा। पूछता तो वो भी आप बता सकते थे। अब पूछा क्या? ए एंड बी अट्रैक्ट, क्या ए भी अट्रैक्ट करेगा? तो हाँ, ए नेगेटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फिर पूछा बी एंड सी अट्रैक्ट, क्या बी और सी अट्रैक्ट करेगा? नो, बी और सी दोनों क्या है? सेम चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स का लॉ क्या था देखिएगा, एक चार्ज है कुछ Q1, दूसरा चार्ज है Q2। तो ये दोनों चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्ब का कहना था कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली। इनके बीच में अगर मान के चलो ये इसको रिपेल किया, एक बात समझिएगा, तो ये क्या कूलम्ब का कहना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इसके साथ उनका यह भी कहना था ना कि अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, पास पास में रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो देखो, तो यहां से आ गया वन अप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर R बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। अगर इसको कंबाइन करें तो क्या आएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये F जो है ये क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। मीन्स दो चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन हुआ या कितना रिपल्सन हुआ, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब समझेंगे कि अगर रिपल्सन हुआ, अगर दोनों सेम चार्ज है तो सर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करेंगे, फोर्स हमेशा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो इस अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। तो अगर देखो एक ये है एक ये है, तो इसी अगर दोनों सेम चार्ज है तो ये इधर रिपेल करेगा F से और ये इसको इधर रिपेल करेगा F से। जितना चार्ज Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे है -5 कूलम चार्ज और यहाँ पे है 2 कूलम चार्ज, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर ले। ये 2 कूलम इस निगेटिव को क्या करेगा? सोचो, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये 2 कूलम 5 कूलम पे किधर फोर्स लगाएगा? अपनी ओर, तो इसी लाइन के अलोंग इधर लगाएगा। ये -5 कूलम 2 कूलम को क्या चाहेगा? अपनी ओर खींचना, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो ऐसे अगर यही ऐसा होता 5 कूलम 3 कूलम, तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या होगा? सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये जो यहां पे आया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट और K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू K। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 और K का वैल्यू रखें तो आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिलेगा
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी याद रखें, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताया कि दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आया K Q1Q2/r²। अच्छा देखो, अगर और भी चार्ज होगा तो ये फोर्स जो बताया ना, Q2 पे लगने वाला फोर्स सिर्फ Q1 के वजह से इतना लगेगा, या Q1 पे सिर्फ Q2 के वजह से ये लगेगा। अगर और भी चार्ज के वजह से फोर्स, इस पे टोटल फोर्स ये नहीं बता रहा है, सिर्फ Q1 के वजह से Q2 पे चार्ज, या Q2 पे फोर्स, या Q2 के वजह से Q1 पे जो फोर्स है वो ये चीज बता रहा है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to a square of difference between them, distance between them। ठीक है, और ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। इट इज वैलिड ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज, मीन्स पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड होता है कूलम्ब्स लॉ। और पॉइंट चार्ज या तो रुके हुए हो या बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, तभी ये वैलिड होगा। एंड इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग 11th में पढ़े थे कि वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको मीडियम से कोई मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी रखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। ठीक है, तो अगले लेसन में इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।